नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, इस YouTube चैनल पर हम फ्री में ना कोई आपकी फ़ी होगी और फुल डिटेल के साथ कराया जाएगा भी आपके पास। यकीन रखना 90% सिलेबस आपका यहीं से कवर होगा और आपकी 10% मेहनत होगी। देखिए प्यारे दोस्तों, हम इस YouTube चैनल पर स्पेशली हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे। हम पहले 3 दिन हिंदी का अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट 2 डेज़ हम इंग्लिश पढ़ेंगे और नेक्स्ट 2 डेज़ हम मैथ पढ़ेंगे। ऐसे ही फर्दर हम नेक्स्ट 3 डेज़ हिंदी, नेक्स्ट 2 डेज़ इंग्लिश एंड फर्दर नेक्स्ट 2 डेज़ हमारा मैथ, इस तरीके से चलता रहेगा। और ये नहीं होगा कि आपको ये सिलेबस बीच में छोड़ दिया जाएगा। यकीन रखना दोस्तों कि आपको यहीं पर पूरी डिटेल से कराया जाएगा और ये नहीं होगा कि भी बीच में आपका सिलेबस छुड़वा दिया जाएगा। सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि आप बने रहिएगा, स्थिरता लाइएगा। आप में से बहुत से में ऐसा होगा कि आप 2 से 3 वीडियो तो पूरे चाव के साथ देखते हो, लेकिन आपका मन उठ जाता है नहीं यार, उस चैनल में कुछ अच्छा कराया जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी चैनल को देखिए, आपकी मर्जी है। कोई सा भी यूट्यूब चैनल देखिए, सभी बढ़िया, सभी अपने आप में बेस्ट हैं। लेकिन एक यूट्यूब चैनल आपको ऐसा चुनना होगा कि भाई जिसमें आप स्थिरता ला सके। वो यूट्यूब चैनल चुनिए और सिर्फ उसको देखकर, उसका अभ्यास करके अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए। यकीन रखना 6 से 7th मंथ के अंदर सक्सेस आपके हाथों में, आपके कदमों में ज़रूर होगी। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम पहला टॉपिक हिंदी का करेंगे, जिसमें आज हम पूरी गहराई के साथ वर्ण विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ण विचार का मतलब वर्णमाला। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। पहले तो प्यारे दोस्तों, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई वर्णमाला होता क्या है। देखिए प्यारे दोस्तों, ये आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो गया आपका वर्ण, दूसरा होगा आपके पास माला। वर्ण का अर्थ 1 मिनट के लिए हम वर्ण या अक्षर ही रखेंगे और माला का अर्थ होगा समूह। मीन्स यहाँ से हमारी डेफिनेशन क्या बनी कि वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। देखो दोस्तों, वर्णमाला क्या है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। वर्ण का अर्थ 1 मिनट के लिए वर्ण रखेंगे, माला का अर्थ होता है समूह। मीन्स वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। 1 मिनट के लिए दोस्तों मैं थोड़ा इंग्लिश के अंदर जाना चाहूँगा। मैं आपसे पूछता हूँ इंग्लिश ग्रामर के अंदर कि भाई अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो आप में से 80% का जवाब रहेगा कि अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है। क्लियर? लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर कितने होते हैं? तब आप क्या जवाब दोगे? तब भी 26 ही? नहीं प्यारे दोस्तों, लेटर तो आपके 26 ही रहेंगे, लेकिन जो अल्फ़ाबेट होगा वो 26 नहीं होंगे। अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी रहेगी आपके पास? 1, यानी 1 रहेगी। अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला। मीन्स वर्णमाला की संख्या 1 होती है, लेकिन अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हम बात करें कि उसके अंदर जो लेटर होते हैं उनकी जो संख्या होती है 26 होती है। कोई अब आपसे पूछ ले कि अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, आप 26 मत बोलिएगा, कितनी होती है? 1 होती है। और उसके अंदर जो लेटर आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। ऐसे ही हिंदी ग्रामर के अंदर, हिंदी व्याकरण के अंदर वर्णमाला हमारे पास 1 होती है, लेकिन उसके अंदर जो वर्ण या अक्षर आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? कहीं
जगह बुकों में आपको मिलेगा 49, कहीं जगह आपको मिलेगा 50 और कहीं जगह आपको मिलेगा ये 51। मोस्टली प्रेफरेंस 50 तक ही दी जाती है। मतलब यहाँ तक तो आपका आज्ञा तक काम चल जाता है और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, 50 पे चले तो एक सरह आ जाता है और एक आपका 11 नंबर पे जाना चाहो आप 51 नंबर पे, सॉरी, इस टाइप से आपका एक साइन लगा दे दिया जाता है। मतलब ऐसे मिलाकर आपकी संख्या 51 तक पहुंच जाती है। लेकिन आपको मेन प्रेफरेंस रखनी है 49 तक। मतलब हिंदी व्याकरण के अंदर यदि आपसे वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 49 होती है अभी आपके पास। अब प्यारे दोस्तों, वर्णमाला में हम आगे बढ़ते हैं जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला में आपका पहला ही वर्ड आया था कि भाई वर्ण। अब कोई आपसे ये पूछे कि ये वर्ण होता क्या है, और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि वर्ण की निम्न में से कौन सी डेफिनेशन होगी। अब पहले तो डेफिनेशन देखिए, वर्ण क्या है आपका, प्राथमिक लिखित स्वरूप। हम प्राथमिक लिखित स्वरूप को भी क्या बोल सकते हैं, वर्ण बोल सकते हैं। क्यों? जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा आपके सामने कमल। अब कमल लिखने के लिए मैंने पहले क्या लिखा, यहाँ पे कै लिखा, और कै क्या था आपके पास, एक वर्ण था। तो क्योंकि इसमें पहला लिखित स्वरूप क्या बना, वर्ण बना, इसलिए हम वर्ण को क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक लिखित स्वरूप बोलते हैं। एक तो डेफिनेशन आपके पास ये होगी। सेकंड डेफिनेशन आप बुकों में क्या पढ़ते हो, वर्ण क्या है, भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, वह क्या होता है, हमारे पास वर्ण होता है भी आपके पास। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। मैंने लिखा यहाँ पे आम। आम में क्या है, आ एक वर्ण है, मैं एक वर्ण है। यदि हम आ पे थोड़ा सा गौर करें, क्या भी आप इस आ के और टुकड़े कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, तो हम क्या बोल देंगे, इसको एक वर्ण बोल देंगे, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ पर क्या बनी, दो डेफिनेशन बनी वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है, एक तो प्राथमिक लिखित स्वरूप है, क्योंकि सबसे पहले हमको वर्ण ही लिखना पड़ता है। सेकेंडली क्या बताया मैंने, जो मोस्ट आईएमपी डेफिनेशन है, भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आम लिखा, आम का मैंने आ वर्ण लिया और आ वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इस तरह से क्या बना, हमारा वर्ण बना। अब आगे चलते हैं। अभी वर्ण से आगे क्या बनता है हमारे पास, शब्द। यदि हम वर्ण में वर्ण को मिला देते हैं, किसका इन्फॉर्मेशन होगा, किसका निर्माण होगा, शब्द का निर्माण होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ शब्द। अब शब्द क्या होगा, वर्णों के समूह को हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। दैट्स इज क्लियर, क्योंकि वर्ण से जब वर्ण मिलेंगे तो एक शब्द का इन्फॉर्मेशन होगा। किंतु कंडीशन क्या है, जो शब्द होगा वो एक सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब सार्थक दो शब्दों से मिलकर बना आपका सा प्लस में अर्थक। सा का अर्थ होता है के साथ, अर्थक का मतलब अर्थ, यानी जो अपने साथ एक अर्थ दे वही शब्द होगा। मीन्स शब्द में हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। किंतु कंडीशन क्या है, किंतु
वह शब्द सार्थक होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा, एक शब्द माना जाएगा आपके पास। जैसे मैं इसमें उदाहरण की बात करता हूँ, मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पे कमल। अब हमको पता है कमल क्या है, एक फूल है, एक फूल है। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख देता, लमक। अब ये लमक है, क्या ये हमको कोई अर्थ दे रहा है, लेकिन कमल से हमको एक अर्थ मिलेगा। मतलब शब्द वो तभी माना जाएगा जब वो सार्थक होगा, मीन्स कोई अर्थ प्रदान करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं अभी आपके पास। अब वर्ण से हमारा शब्द बन गया, और शब्द से हमारा क्या है अभी आपका पद। पद इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमारा ओरिएंटेड है एग्जाम से, स्मार्ट वर्क करना है हमको, तो हम डायरेक्ट चलेंगे। शब्द से क्या बनेगा हमारे पास, वाक्य बनेगा। तो यानी यहाँ से हम पढ़ते हैं थोड़ा सा वाक्य के बारे में भी आपके पास। अब वाक्य क्या है अभी आपके पास, देखो वर्णों के समूह से शब्द बना था, और शब्दों के समूह से क्या बनेगा आपके पास, वाक्य बनेगा भाई आपके पास। तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी, देखिए सार्थक, तो क्या रहेंगे उसके अंदर, शब्द रहेंगे। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे हम, वाक्य बोलते हैं। मतलब ये है कि उसके अंदर जो शब्द आएंगे वो भी सार्थक होंगे, लेकिन उनका एक क्रमबद्ध समूह होना चाहिए भी आपके पास। जैसे कि मैं इसमें उदाहरण आपको थोड़ा ऊपर करवाता हूँ। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, और सेकंड एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, गीता पढ़ती है पुस्तक। इस तरीके से अब मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, सार्थक तो शब्द होने चाहिए, शब्द सभी के सभी सार्थक हैं, और क्रमबद्ध समूह होना चाहिए। मतलब गीता पुस्तक पढ़ती है, एकदम एक्यूरेट है भाई। आपके पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, मतलब कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। लेकिन इसमें भी सभी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन उनका एक क्रमबद्ध समूह नहीं है। तो हम ऐसे वाक्य को वाक्य नहीं बोलेंगे, लेकिन जो क्रमबद्ध समूह में चलेगी ऐसे को ही एक्यूरेट वाक्य माना जाएगा भी आपके पास। तो ये था हमारे पास वाक्य। दैट इज क्लियर। वर्ण क्या था, भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके। एक तो डेफिनेशन ये बताई थी, और शुरू में मैंने बताई थी वर्ण क्या है, प्राथमिक लिखित स्वरूप है। अब वर्णों के मेल से क्या बने हमारे पास, शब्द बने, ठीक है ना। लेकिन जो शब्द होगा वो सार्थक होना चाहिए आपके पास, और शब्दों के मेल से क्या बने हमारे पास, वाक्य बने। लेकिन शब्द भी कैसे होने चाहिए, उसके अंदर सार्थक होने चाहिए, और उनका क्या होना चाहिए, एक शब्दों का क्रमबद्ध समूह होना चाहिए, तभी हम उसको क्या मानते हैं, वाक्य मानते हैं आपके पास। वर्ण शब्द और वाक्य, आई थिंक ऑल दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों।
नेक्स्ट चीज है भाई हमारे पास भाषा। सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करें, उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। देखो, दो वर्डों पे नोट करना प्यारे दोस्तों, लिखकर या बोलकर। हम अपने विचारों को, ठीक है ना, दूसरों के सामने व्यक्त करें, वही क्या है? भाषा है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई भाषा के कितने रूप है या कितने भेद है, तो यानी इसका भी आपको पता होना चाहिए। भाषा के रूप या भेद। अब देखिए भाषा के कितने रूप या भेद हैं, तो पहले तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कितने हैं? 3 है। अब वो 3 कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपके पास लिखित भाषा, सेकंड है आपके पास मौखिक मीन्स ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा, एंड थर्ड है आपके सामने सांकेतिक भाषा यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज। सांकेतिक भाषा। ये कितने भेद हो गए आपके सामने? भाषा के 3 भेद हो गए, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। अब बात करें लिखित भाषा क्या होती है, आप सभी को पता होगा, जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करें। मौखिक भाषा क्या है? जिसके द्वारा अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करें। एंड थर्ड क्या है आपके सामने? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? संकेतों द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करें। अच्छा, इस भाषा का यूज ज़्यादातर मूक वगैरह करते हैं, जो जुबान से गूंगे वगैरह होते हैं अभी आपके पास, वो इस लैंग्वेज का यूज करते हैं अभी आपके पास। ये हो गई आपके पास भाषा भी आपके पास। अब हमारे पास भाषा बन गई, और भाषा के बाद क्या बनेगा हमारे पास? क्योंकि भाषा बनने के लिए मोस्ट आईएमपी थिंग क्या होती है? लिपि। क्योंकि जब तक लिपि नहीं होगी तब तक वह भाषा नहीं मानी जाएगी। अब बात करें लिपि क्या है? व्याकरण को भाषा को व्याकरणबद्ध तरीके से लिखना क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। यानी जब तक किसी भाषा की कोई व्याकरण नहीं होगी, कोई लिपि नहीं होगी, तब तक वह भाषा नहीं मानी जाएगी। तो लिपि क्या है? भाषा को व्याकरणबद्ध करना ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अब मोस्ट आईएमपी थिंक कि जो हिंदी की लिपि है वो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो कौन सी है भी आपके पास? आप सभी को पता होगा हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी भी आपके पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड, आपको इसके साथ ये पता होना चाहिए पंजाबी की लिपि क्या है, इसका भी आपको पता ही होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाबी की लिपि है आपके पास गुरुमुखी।
दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी आपके पास। अभी देखो भाषा क्या आती है आपके पास, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करें, वह क्या थी, भाषा थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा भाषा के रूप या भेद। भाषा के 3 भेद है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। लिखित क्या था, लिखकर दूसरों के सामने अपने विचारों को व्यक्त करना। मौखिक क्या था, जिसमें बोलकर हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। सांकेतिक क्या था भाई आपके पास, सिंबॉलिक, जिसके दो चिन्हों के द्वारा, ठीक है ना, मूक लोग मैंने बताया था, दूसरों के सामने अपने विचारों को व्यक्त करे। अब भाषा बन गई, भाषा बनने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, लिपि। और लिपि क्या है, भाषा को व्याकरणबद्ध करना ही लिपि कहलाता है भी आपके पास। अब कोई आपसे पूछ ले कि हिंदी की लिपि क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, देवनागरी है। कोई आपसे पूछे पंजाबी की लिपि क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, गुरुमुखी है भी आपके पास। डेट इज क्लियर। अब चलते हैं भाई प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है भाई। अब बात करें कि वर्णों के भेद के बारे में आपके पास। वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है भी आपके पास, मीन्स यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ण के भाग भी आपके पास। वर्ण के भाग ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो वर्णों के 2 भाग होते हैं या फिर 2 पार्ट्स होते हैं, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता है। एक तो आता है इसके अंदर स्वर, वर्ण, और दूसरे आते हैं इसके अंदर आपके पास व्यंजन, वर्ण। तो आज पहले हम सवर्ण वर्ण के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। अब पहले पढ़ते हैं हम स्वर। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भी स्वर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। यानी हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जिन वर्णों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं भी आपके पास। अर्थात जिनका उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की आवश्यकता न पड़े, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। पहले तो आपको ये मोस्ट आईएमपी थिंग ये चीज़ पता होनी चाहिए। सेकेंडली क्या है कि भाई इसमें पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए यदि आपसे पूछे कि भाई पहले नंबर पे परंपरागत स्वर, देखो परंपरागत स्वरों की आपसे संख्या पूछ ले, उनकी संख्या है 13। अब ये 13 कौन कौन से हैं, पहले हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। इन 13 की संख्या है, पहले नंबर पे आता है आपका ए, फिर आपका आ, फिर आपकी छोटी ई, फिर आपकी बड़ी ई।
नेक्स्ट आपका छोटा ऊ, नेक्स्ट आपका बड़ा ऊ, नेक्स्ट फिर आता है आपके पास यहाँ पे री, फिर क्या आता है आपके पास ए, फिर आता है आपके पास आई, फिर आ जाता है इसके अंदर ओ, फिर आ जाता है इसके अंदर आपका आउ, फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर अंग भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है परंपरागत में, और फिर आपके पास आ जाता है एह। तो इस प्रकार हमारे पास परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक थी प्यारे दोस्तों। अच्छा, तो परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13। नेक्स्ट आपसे पूछे कि भाई मूल स्वरों की संख्या कितनी, पूछ ले आपसे कि ये कितनी होती है, तब आप क्या जवाब दोगे अपना? उनकी संख्या मानोगे आप 11। और ये 11 कौन कौन सी है भी आपके पास? आपके पास ए आ जाता है, इसमें आ जाता है, छोटी ई आ जाती है, बड़ी ई आ जाती है, छोटा ऊ आ जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है, री आ जाता है, ए आ जाता है, आई आ जाता है, और ओ आ जाता है, एंड आउ आ जाता है। ये अंग और अह इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। इस तरह इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। एंड नेक्स्ट, यदि आपको वैसे पूछ ले स्वर कितने हैं, वैसे का मैं अभी बताता हूँ, तो उनकी संख्या 10 होती है। वो 10 कौन कौन से आपके पास? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अच्छा री, ए, आई, ओ, आउ। अब आप बोलोगे ये तो 11 हो गए। देखो मैंने वैसे पूछा है 10, तो इसमें जो ये री है इसको स्वरों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इसको क्या मान लिया जाता है? विवादित स्वर मान लिया जाता है। अभी आपके पास विवादित स्वर मान लिया जाता है। इसको क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि जो उसका उच्चारण है, यानी प्रोनाउंसिएशन है जो इसकी, ये एक व्यंजन की तरह की जाती है। इस तरह वैसे इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। मान लिया बाय चांस एग्जाम में वो ना 13 ऑप्शन दे ना 11 दे, तब आप क्या कर सकते हो? 10 पे मार्क करोगे। हम बात करते हैं कि भाई ये तो 3 हो गए भाई आपके पास, तो एग्जाम में तीनों ही दे रखे हो। मान लिया आपके पास ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है आपके पास 10, और डी है आपके पास 14। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तब आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? तब आप हमेशा 100% प्रेफरेंस किसको दोगे? मूल स्वरों को दोगे, यानी 11 पे टिक करोगे। जब 11 नहीं है ऑप्शन में, तब आप 13 पे टिक करोगे। 13 नहीं है ऑप्शन पे, थर्ड नंबर पे आप किस पे जाओगे? 10 पे जाओगे आपके पास। तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई स्वर किसे कहते हैं और स्वर को किन आधारों पर बांटा जाता है। भाई आपके पास परंपरागत स्वर, मूल स्वर, एंड थर्ड इज वैसे भाई, जिसमें री को क्या मान लिया जाता है? विवादित मान लिया जाता है। भाई आपके पास अब इसी में प्यारे दोस्तों आपसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये हरियाणा के एग्जाम एस्टेट में पूछा गया था कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। जिसे अयोगवाह भी बोल दिया जाता है, अयोगवाहु भी बोल दिया जाता है। तो उन्होंने क्या टिक किया था, देखिए अयोग वाह या वाहु, इनकी संख्या कितनी है? तो आपको कितना टिक करना है? 2 टिक करना है। अब बात करें कि जो ये 2 है ये कौन कौन से हैं। एक तो आपका अंग है भाई आपके पास, एक आपका क्या है भाई आपके पास? अ है। यदि इन दोनों को संयुक्त रूप में कर दिया जाए भाई आपका, तब वो क्या बन जाता है? अयोगवाहु बन जाता है। देन अयोगवाह की संख्या आपसे पूछे कितनी, बोलोगे 2 है, अंग और अ है भाई आपके पास। अब इसी में क्या है भाई आपका, जो अंग है
जो अंग का उच्चारण किससे किया जाता है भाई आपके पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे ये हमारा स्पेशल टॉपिक होगा उच्चारण स्थान का, बस ये थोड़े से 2 से 3 पॉइंट थे इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आगे भी काम आएगी आपके। तो अंग को हम बोलते हैं अनुनासिक, क्योंकि इसका उच्चारण अंग यानी कुछ समथिंग नाक से हो रहा है अभी आपके पास, तो अंग को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। और जो आपका ए है, इसके लिए क्या होते हैं साइन, ये होते हैं, इसका आपको पता ही होगा। तो एह को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं भाई आपका। यहाँ तक क्लियर प्यारे दोस्तों। स्वर और स्वरों को कितने आधारों पर बांटा है, 3 आधारों पर। प्रेफरेंस देनी हमको ज़्यादा, जब ऑप्शन में तीनों दे रखे हो तो मूल स्वरों को। अब चलिए प्यारे दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो स्वरों के प्रकार पूछे आपसे, इसको मैं शायद थोड़ा इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी का ही है भाग, स्वरों के प्रकार। देखो प्यारे दोस्तों, वैसे तो ये 3 है, लेकिन जो मुख्य माने जाते हैं वो 2 ही माने जाते हैं। मैं आपको तीनों के 3 कराता हूँ आपके पास। पहले नंबर पर आता है प्यारे दोस्तों आपके पास हर्षव स्वर, जिन्हें दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, लघु स्वर। एंड थर्ड किस नाम से जाना जाता है इसको, अल्प स्वर। अब बात करें कि इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है प्यारे दोस्तों कि इसके अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं। देखो जैसे कि नाम से है इसके, हर्षव या लघु या अल्प, मतलब जो छोटे वाले वर्ण हैं वो आते हैं। मतलब ए और आ में से छोटा क्या है, आपका ए हो गया। छोटी ई बड़ी ई में से छोटा आपकी छोटी ई हो गई। छोटा ऊ बड़ा ऊ में से छोटा आपका छोटा ऊ हो गया। एंड आपका री, देखो री भी वैसे हमारे पास 2 होते हैं, एक री ये होता है, एक री आपके पास इस टाइप से होता है। इसका यूज़ हमारी हिंदी में नहीं किया जाता, इसका यूज़ किया जाता है संस्कृत में। एज कंपैरिजन इनकी छोटा कौन सा होगा, ये री। तो यानी ये भी आपका अल्प या हर्षव स्वर में चला जाता है अभी आपके पास। नेक्स्ट आपको क्या है, नंबर पे ध्यान रखना है भाई आपके पास, दीर्घ स्वर। मीन्स नाम से स्पष्ट है इसका भी, दीर्घ मतलब जो स्वर बड़े होते हैं। इसके अंदर जो आपके रिमेनिंग रह गए, मूल स्वरों से ही कंपैरिजन करेंगे। मूल में से 4 तो आपके पास ये है, और 11 में से 4 गए, 7 बचेंगे, वो किस में चल जाएंगे आपके पास, दीर्घ में। मतलब आ जाएगा आपके पास इसमें दीर्घ में, बड़ी ई आ जाएगी एंड बड़ा ऊ आ जाएगा। और इसके अलावा आपका ए भी इसमें ही, आई भी इसमें ही, और ओ भी, और अब भी आपका इसमें ही आ जाता है। वैसे बुक्स में आपको लिखा मिलेगा इसके उच्चारण में इतना समय लगे, इसके उच्चारण में उतना समय लगे, वो नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड जो मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ जो इतना खास नहीं है, प्लुत स्वर पे आपके पास, प्लुत स्वर। देखिए यानी जिसके उच्चारण में, इसको आप बेशक से याद रख सकते हो कि उच्चारण में जो आपका दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर से 2.5 गुना समय लगे भाई आपके पास, 2.5 गुना समय लगे। अब बात करें कि इसमें प्लुत में आते क्या है भाई आपके पास, आपने सुना होगा
उदाहरण के तौर पर ओम, इस टाइप से, जो आपकी इक्को साउंड की तरफ इशारा करती है, मतलब ये वाले शब्द। मैं बोलता हूँ राम, ये इसमें आ जाते हैं भी आपके पास, इस टाइप के जो शब्द है प्लुत में जाएंगे। अब वर्ण के भाग में से स्वर वर्ण को हमने पूरी डिटेल के साथ कर लिया भी आपके पास। स्वर क्या था भाई, मैंने बताया था जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, उनको बोलने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट मैंने बताया था परंपरागत स्वर के बारे में, जिनकी संख्या 13 है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको मूल स्वर, जिनकी संख्या 10 है। वैसे मैंने बताया था 10 मूल स्वरों की संख्या 11, उसकी 10, जिसमें से री को विवादित मान दिया जाता है आपके पास। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अंग और अह आपकी क्या है, अयोग वाहु है। अब ये चीज़ जो मैंने बताई है लास्ट नंबर पे, स्वरों के प्रकार में 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, लघु या अल्प, सेकेंडली दीर्घ स्वर, एंड थर्ड नंबर पे क्या बताया मैंने आपको, प्लुत। हर्ष में छोटे वाले जाते हैं आपके पास, दीर्घ में आपके जो रिमेनिंग बच जाते हैं मूल स्वरों से, मतलब 7, एंड प्लुत में क्या है, जिसका उच्चारण में करने में दीर्घ स्वर से 2.5 गुना समय लगे। इस टाइप के जो ये शब्द होते हैं ना, लंबी साउंड वाले भी आपके पास, वो किस में जाएंगे, प्लुत स्वर में जाएंगे आपके पास। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, स्वर वर्ण के बारे में भी आपके पास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में भी आपके पास। अब देखिए प्यारे दोस्तों, व्यंजन होते क्या है अभी आपके पास, मैंने उसमें डेफिनेशन बताई थी, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सके। बट इसका क्या होगा, इसमें अपोजिट होगा, यानी उल्टा होगा। यानी हम डेफिनेशन में लिखेंगे इसकी जो इम्पोर्टेंट है, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक न किया जा सके, वो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, व्यंजन कहलाता है। अर्थात जिसका उच्चारण करते समय वर्णों की आवश्यकता होती है। क्या बताया मैंने आपको, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक न किया जा सके, अर्थात जिसका उच्चारण करते समय वर्णों की आवश्यकता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने आपके सामने एक वर्ण क लिख दिया, व्यंजन वर्ण। अब ये क अपने आप में एक शुद्ध व्यंजन नहीं है, इसका उच्चारण करते समय मुझको क्या पड़ी, अ स्वर की आवश्यकता पड़ी। मीन्स किसी वर्ण की आवश्यकता पड़े तो वही क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। एक शुद्ध व्यंजन तभी माना जाता है जब उसके पैरों में आपको हलंत मिलेगा, जैसे कै, तो ये एक आपका शुद्ध व्यंजन बनेगा आपके पास। अब इसका हमने व्यंजन की डेफिनेशन पढ़ ली है, जैसे हमने उसके स्वर के प्रकार पढ़े थे, ऐसे व्यंजनों के भी बहुत से प्रकार हैं भी आपके पास। तो वो बहुत से प्रकार है, ये डिफाइन नहीं है कि भाई कितने हैं, लेकिन जो ओरिएंटेड है हमारे एग्जाम से, मोस्ट आईएमपी थिंग्स है जो, उसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें कि आपका पहले नंबर पर आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन।
यानी यहाँ पर हम लिखेंगे व्यंजनों के प्रकार। देखिए व्यंजनों के प्रकार सेटिस्फाई नहीं है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके पास। इसमें पहले नंबर पर आता है आपके पास स्पर्श व्यंजन। अब बात करें कि इन स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, पहले तो बात ये पता होना चाहिए आपको। तो इनकी संख्या होती है 25। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताए कितनी होती है, तब आप क्या बोलोगे, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अब ये 25 हमको पूरे डिटेल में करने हैं। ये जैसे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर बेस उसका टेंस होता है, ऐसे हिंदी ग्रामर के अंदर उसका बेस वर्ण विचार मीन्स वर्णमाला होती है। तो ये चीज़ें जो मैं अभी करा रहा हूँ ये आपको आगे भी काम आएगी भी आपके पास। अब बात करें ये 25 क्या होते हैं। देखो आपने वर्गों के बारे में सुना होगा, उनसे इनको याद रखेंगे। वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है इसके अंदर कै वर्ग भाई आपके पास। सेकंड नंबर पे आता है इसके अंदर आपके पास च वर्ग। थर्ड नंबर पे आता है इसके अंदर आपके पास ट वर्ग। फोर्थ पे आता है इसके अंदर आपके पास त वर्ग। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है इसके अंदर आपके पास प वर्ग भी आपके पास। अब कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके पास। एक तो कै आएगा आपके पास, ख आएगा, ग, घ एंड अड़। और च वर्ग के अंदर क्या आएगा आपका, एक खुद च, आपका छ, ज, झ एंड अय्या। ये आते हैं भाई आपके पास किस में, च वर्ग के अंदर। एंड ट वर्ग के अंदर क्या आता है आपके पास, ट, ठ, ड, ढ, अण। नेक्स्ट क्या है आपके पास, त वर्ग के अंदर क्या आते हैं आपके पास, त, थ, द, ध, न। एंड प वर्ग के अंदर क्या आता है आपके पास, प, फ, ब, भ एंड म। अब आप इनको गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे, 5 × 5, 5 × 5 25। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है 25। ऐसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग से इनको याद रखना है। ये चीज़ें आपकी आगे भी काम आएगी। अब देखो जो ये फर्स्ट वाली रो है, हम इसको बोलते हैं किसी भी वर्ग की पहली लाइन, पहला कॉलम, पहला स्तंभ। किसी भी वर्ग का दूसरा स्तंभ, इसको बोलते हैं किसी वर्ग का तीसरा स्तंभ, इसको बोलते हैं चौथा और इसको बोलते हैं पांचवा भी आपके पास। अब क्या है, इनसे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं आपको। जो ये चीज है भाई आपके पास 5वें नंबर पे भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, 5वें नंबर पर होने के कारण इनको हम बोलते हैं पंचाक्षर भाई आपके पास। और चूंकि इनका यूज कभी भी शुरू में नहीं किया जाता, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अशुभ अक्षर भी बोल सकते हैं अभी आपके पास। और इन्हें अन्य किस नाम से भी जाना जाता है भाई, आपका दग्धाक्षर के नाम से भी जाना जाता है, दग्धा अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। और जो इन सभी का जो उच्चारण है ये भी आपको पता होना चाहिए किन से किया जाता है, 5वें वर्ग में आते हैं जो। बाकी हम उच्चारण स्थान करेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। इनका किया जाता है भी आपके पास अनुनासिका से, मतलब अनुनासिक का मतलब नाक से ही किया जाएगा। तो ये तभी आपके पास स्पर्श व्यंजन के अंदर 25 वर्ण आ जाते हैं भी आपके पास। एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों।
नेक्स्ट में हम क्या पढ़ते हैं, इसके दूसरे भाग की तरफ चलते हैं व्यंजन के। तो इसमें आते हैं आपके पास अंतस्थ या अर्धस्वर वाले व्यंजन भी आपके पास, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन। अब पहले नंबर पे तो हम बात करते हैं कि भाई इनकी जो संख्या है वो कितनी है। तो इनकी संख्या है अभी आपके पास 4 है अभी आपके पास। वो 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो गए आपके पास। एक तो आपके पास हो गया य, र, ल और व। इस तरीके से इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपके पास पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है अभी आपके पास, थर्ड नंबर पे इसमें आ जाते हैं आपका उष्ण या संघर्षी व्यंजन भी आपके पास। उष्ण या संघर्षी व्यंजन। देखिए नाम से स्पष्ट है प्यारे दोस्तों, जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकले या फिर उच्चारण करते समय हमें संघर्ष करना पड़े, उनको हम क्या बोलते हैं, उष्ण व्यंजन बोलते हैं। बात करें कि इनकी संख्या भी आपके पास कितनी होती है, 4 होती है।